चलो देखते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और ये नेक्स्ट हमारा एजेंडा था जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। पहले हम देखेंगे अकाउंटिंग होता क्या, उसको डिफाइन करेंगे और उसका ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अकाउंटिंग हम लोग क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम इस पे यहाँ पे हाईलाइटर ले लेते हैं, ठीक है, हाईलाइटर नहीं लेजर पॉइंटर ले लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी ऑब्जेक्टिव हम लोग उसके पीछे हम अकाउंटिंग जो पूरा प्रोसेस है ये करने के पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स यानी अकाउंटिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद डिफरेंट ब्रांचेस यानी किस किस टाइप्स के अकाउंटिंग होते हैं, इसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं। और उसके बाद है स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग जो पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है इसमें बहुत सारा स्टेप्स कंबाइंड होता है, तो उसको देखेंगे। और उसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो प्रोसेस का जो रिजल्ट आता है, जो आउटपुट आता है, उसको कौन यूज करेगा, तो इस चीज को हम देखेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। और उसके बाद है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग के लिए कौन कौन सिस्टम्स फॉलो किया जाता है, जैसे होता है डबल एंट्री सिस्टम या सिंगल एंट्री सिस्टम, तो उसको देखेंगे। और लास्ट में बस वही चीज जैसे हम लोग हर चीज में करते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी जो चीज हम कर रहे हैं इसका क्या एडवांटेज है, क्या हमको इससे बेनिफिट हो रहा है, और क्या डिसएडवांटेज है, यानी कि क्या इससे नुकसान हो रहा है या फिर क्या इससे हमको मतलब कमी है, इसमें जो क्या ड्रॉबैक्स है, इन सब चीजों को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट थिंग डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग से। ठीक है, तो कहता है अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, इंटरप्रेटिंग एंड समराइजिंग इकोनॉमिक डेटा इन मॉनेटरी टर्म्स। ये फर्स्ट वाले लाइन को आप शायद अगर रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो। अकाउंटिंग क्या कहता है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस, अकाउंटिंग को डिफाइन किया जा सकता है एक प्रोसेस के तहत, प्रोसेस से, जो कि क्या बोलते हैं जिसमें क्या क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्टिंग करते हैं यानी रिपोर्ट करते हैं, यानी जो भी ट्रांजेक्शन हुआ बिजनेस में, जो भी इवेंट हुआ उसको रिपोर्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग यानी उसको एक रिकॉर्ड करते हैं, मान लो उसको कहीं बुक में या फिर कहीं फाइल में कहीं पे भी उसको एक रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, और इंटरप्रेटिंग मतलब यानी जो डेटा रिकॉर्ड किया गया उसको हम लोग इंटरप्रेट करके कुछ इंफॉर्मेशन बनाते हैं, या फिर उसको क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन, हम इसमें एक मिसिंग है वो क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी रिकॉर्ड जो हम लोग कर लिए अलग अलग टाइप्स का ट्रांजेक्शन, उसको क्या बोलते हैं एक एक जिस टाइप का है उस टाइप के साथ उसको ग्रुप करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए आप यहाँ पे इंटरप्रेटिंग और समराइजिंग, समराइजिंग का सिंपल मतलब है कि उसको एक पूरा समरी बनाया जा सके जिसको हम लोग कुछ अंडरस्टैंड कर सकें, जिससे हम लोग कुछ कंक्लूजन बना सके। ठीक है, और ये सब कुछ किस चीज में किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स, यानी ये सब कुछ पैसे के टर्म में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिजनेस में अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है गेहूं चावल के टर्म्स में तो हम लिख देंगे 10 किलो गेहूं गया, 20 किलो गेहूं आया। ठीक है, तो वो नहीं करेंगे हम लोग, उसके प्राइस के बारे में यानी मॉनेटरी टर्म्स, उसका जो एक्चुअल वैल्यू होगा पैसे में उसको हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, अकाउंटिंग हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स ऑफ अ कंपनी टू मेक इफेक्टिव चॉइसेस बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या करता है ना, डिसीजन मेकर्स यानी जो मैनेजमेंट है, बहुत ऊपर लेवल के जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, जैसे क्या हो सकते हैं सीईओ वगैरह हो सकते हैं, या फिर सीईओ हो गए, या फिर अदर कोई जो मतलब कंपनी को मैनेज करते हैं या फिर कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं, उनको ये हेल्प करता है कि कैसे आप अगर कंपनी का स्टेटस क्या है, यानी कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो क्या आप उसमें करेक्टिव मेजर्स ले सकते हो, क्या आप उसमें करेक्शंस कर सकते हो उनके प्लान में, या फिर अगर कंपनी फायदे में चल रही है तो क्या हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, हम लोग कंपनी को और आगे इन्वेस्टमेंट ला के और आगे बूस्ट करना चाहें तो ये सब चीजें कर सकते हैं। उससे क्या होता है मतलब उससे क्या होगा कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटस जानते हैं ताकि ये सब चीजें जो डिसीजन मेकर्स हो सके वो डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो इसको ज्यादा एम्फेसाइज नहीं करते, और इसका एक आपको जब नोट्स मिलेगा हैंड रिटेन वाला तो उसमें एक लंबा चौड़ा डेफिनेशन मिलेगा जो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ठीक है, तो अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ से आपको ध्यान देके पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से अगर चीजें आप सब कुछ सही से समझोगे ना तो आप वो डेफिनेशन जो है वो अपने आप से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, यानी अपने आप से आप डेफिनेशन को बना सकते हो। ठीक है, किसी को एडमिट करना है सर। चलो, तो कह रहा है कि टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, यानी जो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, अरे कौन आ गया, बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उन सबको एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाए। यानी कि अगर मान लो कोई अभी ट्रांजेक्शन हुआ सुबह 8 बजे, ठीक है, या फिर मतलब आज क्या बोलते हैं 22 डेट को, तो हम लोग उसको सिस्टमेटिकली यानी पहले उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है उसके बाद रिकॉर्ड करेंगे। यानी कि पहले अगर परचेज हुआ तो पहले परचेज रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ये सब टर्म्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग एक बेसिक टर्मिनोलॉजी का सीरीज करेंगे जिसमें हम लोग एक एक टर्मिनोलॉजी को
डिस्कस करेंगे, ठीक है, यानी कि उसका मतलब समझेंगे। अभी के लिए बस आप समझ लो कि टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स कहता है कि अकाउंटिंग इज यूज्ड टू मेंटेन और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ बुक ऑफ अकाउंट्स। यानी कि ये कहता है ना कि बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि अकाउंटिंग का जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो उसको कैसे एक सिस्टमैटिक वे में अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करता है, यानी कि ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी ऑर्डर में रिकॉर्ड कर ले, वो एक ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है। फॉर दिस, ये चीज आप पॉइंट समझो, ये एक्चुअल में किया कैसे जाता है। जो फर्स्ट वाला पॉइंट लिखा है वो क्या करता है, क्या इसका मतलब है पॉइंट का, और सेकंड वाले में पॉइंट में लिखा हुआ है कि कैसे मतलब हम लोग उसको अचीव करते हैं अकाउंटिंग के थ्रू। तो फॉर दिस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है मतलब टाइमिंग के अनुसार, ठीक है, यानी कि अगर पहले हुआ, अगर आज डेट 7 तारीख को ये हुआ तो कल उसके बाद जो 8 तारीख हो उसके बाद होगा, जो 9 तारीख है वो उसके बाद होगा, अगर 6 तारीख वाला है तो वो 7 से पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर दिस ऑल द ट्रांजेक्शन, हेलो, Type without the keyboard on screen. Keyboard. हेलो, अगर किसी को Okay. सूरज, ठीक है, तो फॉर दिस ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन जर्नल, ठीक है, यानी कि ट्रांजेक्शंस क्या होता है, जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है सबसे पहले, ठीक है, एंड देन पोस्टेड इनटू प्रिंसिपल बुक आई ई लेजर, यानी कि उसके बाद एक उसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल बुक, यानी कि अलग अलग क्लासिफाई करके हम लोग लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, कैसे जर्नल एंट्री करते हैं और कैसे पोस्टिंग इनटू लीजर किया जाता है, यानी लीजर में पोस्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव, अभी हम देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव पे फिलहाल फोकस करते हैं। तो असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, असर्टेन का मतलब होता है ना कि क्या बोलते हैं, पाना, असर्टेन का मतलब होता है हासिल करना, पाना, ऐसा मतलब अचीव करना, ठीक है। तो टू असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता लगाना, ठीक है, या फिर उसके इंफॉर्मेशन को पता करना। तो एवरी बिजनेसमैन इज कीन टू नो द नेट रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस पीरियडिकली, यानी कि हर जो बिजनेसमैन होता है ना वो कीन टू नो, यानी वो बहुत क्या बोलते हैं एक्साइटेड होता है, या फिर बहुत ज्यादा उसके बारे में इंटरेस्टेड होता है जानने के लिए कि बिजनेस जो है ऑपरेशंस अगर वो कर रहा है, सेल्स कर रहा है बहुत ज्यादा और परचेजेस कर रहा है, यानी कि बहुत सारा अगर ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है, तो उसका एक पीरियडिकली, यानी हर एक महीने बाद, 2 महीने बाद, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे वो उसका कुछ रिजल्ट जानना चाहता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वही यहाँ पे सेकंड पॉइंट में लिखा है टू चेक वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और इनकर्ड लॉसेस। टू यहाँ पे बिजनेस क्या करता है, बिजनेसमैन क्या चाहता है, वो चेक करता है कि क्या बिजनेस ने कुछ हमारा प्रॉफिट गेन किया या फिर बिजनेस हमारा कुछ लॉस बना रहा है, यानी कि बिजनेस लॉस में जा रहा है तो ऐसे तो बिजनेस बंद हो जाएगा। तो वो ये चीजों को ये पता करता है, तो यही है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बी प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस चीज को कैसे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने के लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस नाम का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इसमें हम लोग बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। उसके बाद है टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बिजनेस के एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन को भी ये बताता है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो ये कैसे करता है, अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस टू चेक द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो अभी के लिए हम बता दें एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब आप सिंपल समझ सकते हो, जो बिजनेस का है वो एसेट्स है, मतलब जो बिजनेस का है और बिजनेस के पास है वो मतलब बिजनेस के पास है या किसी और के पास भी है तो वो, अगर वो बिजनेस का है तो वो एसेट्स है, और अगर वो बिजनेस का नहीं है लेकिन बिजनेस ने उसको लेके रखा हुआ है तो उसको लाइबिलिटीज बोलेंगे, ठीक है। तो इस सब को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इस टर्म्स को क्या बोलते हैं पॉइंट्स को समझते जाओ। अनदर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, यानी फाइनेंशियल पोजीशन कि बिजनेस के पास एसेट्स ज्यादा है, यानी बिजनेस के पास क्या बोलते हैं अपना प्रॉपर्टी ज्यादा है, या फिर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज का आप सिंपल समझ सकते हो उधार, उधारी ज्यादा है या फिर एसेट्स ज्यादा है, यानी बिजनेस के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है। जैसे अगर हम एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं जिसके पास बहुत सारा बिल्डिंग है, मान लो जिसके पास 2-3 कम फैक्ट्रीज है, तो वो सब उसका एसेट्स हो गया। और लाइबिलिटीज मतलब उसके पास अगर लोन है, अगर मान लो कि उसके पास 50 लाख की 2 फैक्ट्री है, ठीक है, तो 1 करोड़ उसका एसेट हुआ। और लाइबिलिटीज अगर मान लो उसने 2-2 करोड़ के 3 लोन ले रखे हैं, ठीक है, तो उसका टोटल 6 करोड़ लाइबिलिटी हो गया। तो यानी लाइबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब बिजनेस लॉस में है। तो ये उसको बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है कि लाइबिलिटीज ज्यादा है। तो एसेट्स लाइबिलिटीज को आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे।
फॉर दिस पर्पस वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो इस पर्पस के लिए हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। आप बस ऐसा समझते जाओ कि हम लोग कौन सा अकाउंट किस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, जर्नल ये सब ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने के लिए, लीजर क्लासिफाई करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस पता करने के लिए, और बैलेंस शीट बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, यानी कि जो यूजर्स हैं यानी कि जिनके लिए हम ये अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं। तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज और स्टेक होल्डर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज है जैसे स्टेक होल्डर्स, यानी कि जो जिन्होंने हमारे कंपनी में कुछ स्टेक रखा हुआ है, यानी कि अगर मान लो हमारा कंपनी अगर 10 हमारा कंपनी मान लो टोटल 100% उसका वर्थ है, ठीक है, उसमें अगर 10% किसी को हम हिस्सेदारी दे रखे हैं, यानी कि वो कुछ पैसे दे के इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर स्टेक खरीदा हुआ है, तो वो भी जानने के लिए इंटरेस्टेड होगा। वो अगर रियल लाइफ एग्जांपल ले तो शेयर मार्केट में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो लोग भी जिस कंपनी का शेयर परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस कंपनी का शेयर परचेज करते हो तो आप ऐसा इंटरेस्टेड रहोगे कि उनका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए, यानी उनका बैलेंस शीट क्या है, उनका क्या बोलते हैं क्या प्रॉफिट चल रहा है क्या लॉस चल रहा है, तो ये सब जानने में आप भी इंटरेस्टेड होगे। तो इस तरह क्या हुआ, आप रिलायंस कंपनी का जो अकाउंटिंग प्रोसेस हुआ उसके आप यूजर बन गए, ठीक है। तो ऐसे ही यूजर बताते हैं, और यूजर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है, वो एक्सटर्नल इंटरनल वो सब आगे हम देखेंगे। इट हेल्प्स देम इन मेकिंग गुड फाइनेंशियल डिसीजंस, ये क्या करता है कि यूजर्स को जो मतलब मान लो जैसे हम लोग अगर यूजर है, ठीक है, शेयर होल्डर है, तो हम लोग डिसीजन बना पाएंगे कि कौन सी कंपनी में ज़्यादा अच्छा अगर वो प्रॉफिट बना रहा है तो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो ये हमको क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, ठीक है, कि हम लोग फाइनेंशियल डिसीजंस जब हम लेंगे तो उसमें हेल्प करेगा हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। उसके बाद है टू असिस्ट द मैनेजमेंट, यानी असिस्ट करना, यानी कि मैनेजमेंट को सपोर्ट करता है बाय एनालाइजिंग फाइनेंशियल डाटा एंड प्रोवाइडिंग इंटरप्रेशन इन फॉर्म ऑफ रिपोर्ट्स। अकाउंटिंग असिस्ट्स मैनेजमेंट इन हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्टिवली। तो मैनेजमेंट यानी कि जो कंपनी को मैनेज कर रहा है वो क्या करता है कि वो उनको हेल्प मिलती है, ये जो फाइनेंशियल डेटा, यानी कि जो ये अकाउंटिंग के बाद जो डेटा निकला कि कंपनी का क्या एसेट है क्या लाइबिलिटी है क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, ये सब जो डेटा निकलता है उसको एनालाइज करने के बाद, उसको जब वो एनालाइज करते हैं इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसका इंटरप्रिटेशन मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? हेलो, इंटरप्रेशन मतलब होता है ना कि मतलब जैसे ये 3 और 3 6 वर्ड्स लिखा हुआ है, तो आप इसको क्या मीन करोगे, यानी कि आप इससे क्या मतलब निकाल सकते हो, क्या आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, कैसे आप इसको क्या बोलते हैं किसी भी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करोगे, तो इसी को कहते हैं इंटरप्रेशन। यानी कि अगर उसको एक टेबल जैसा फॉर्म मिला क्या बोल जैसे बैलेंस शीट होता है, ठीक है, बैलेंस शीट मिला तो उससे वो इंटरप्रेट करेगा कि अगर ये लाइबिलिटी ज्यादा है तो बिजनेस लॉस में है, मतलब बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है, एसेट ज्यादा है तो मतलब कंपनी अच्छा कर रहा है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक कर रहा है। उसके बाद है इंटरप्रेशन इन फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स, यानी जो उसको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिले, तो वही बैलेंस शीट की बात हो जाए या फिर ट्रायल बैलेंस और अदर जो भी अकाउंट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो सब के रिपोर्ट्स को मैनेजमेंट क्या करता है, एनालाइज करता है, मतलब वो सबको समझने का कोशिश करता है कि हम लोग कैसे कंपनी को और इम्प्रूव कर सकते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन को। अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन हैंडलिंग बिजनेस ऑपरेशंस इफेक्टिवली, यानी बिजनेस ऑपरेशंस को इफेक्टिवली हैंडल करने में भी अकाउंटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट का, यानी मैनेजर्स का। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो ये अब यहाँ से ना आपको ये जो अभी हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ये 7, ये ऑलमोस्ट अकाउंटिंग का प्रोसेस और स्टेप्स जो कहते हैं उससे सिमिलर है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अकाउंटिंग एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होता है और खत्म कहाँ पे होता है, ठीक है, तो यही चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स में थोड़ा बहुत मेंशन किया गया, मतलब इसको अलग तरह से, ठीक है। देखते हैं आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, यानी कि अगर मान लो बिजनेस है, अभी से आप एज्यूम करना स्टार्ट करो, ठीक है, मान लो किसी का बिजनेस है, जैसे मान लो एक लाला जी करके हैं, ठीक है, वो एक बिजनेस खोलते हैं किस चीज़ की, मान लो मिठाई की दुकान खोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मिठाई का दुकान है और वहाँ पे क्या करेंगे, आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड बिजनेस। तो वो जो मिठाई का दुकान है ना वहाँ पे बहुत सारा चीज हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं जा रहे हैं
और मिठाई बन रहा है और बहुत सारा चीज हो रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा ना, आइडेंटिफाई करना होगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसमें क्या हो सकता है, मिठाई की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो सकता है कि जो मिठाई बेची जा रही है, या फिर मिठाई के लिए दूध मंगाया जा रहा है, या फिर कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज किया जा रहा है और कुछ सेल्स किया जा रहा है, तो ये सब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। तो यही कहता है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स विच आर फाइनेंशियल इन नेचर, यानी कि अकाउंटिंग सिर्फ उसी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेगा जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है। फॉर एग्जांपल, अगर क्या बोलते हैं, जो लाला जी का मिठाई का दुकान है वहां पे अगर क्या बोलते हैं, बहुत सारा चींटी आ गया, ठीक है, और चींटी आकर मिठाई को खराब कर दिया, या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जो कि फाइनेंशियल नेचर का नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड नहीं करेंगे। या फिर अगर क्या बोलते हैं कि वहां पे अगर आग लग गया, ठीक है, तो उसको तो वो फाइनेंशियल नेचर में नहीं है कहीं पे भी, तो उसको अगर लॉस को हम मेजर कर पाए तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात ये कि अगर वो फाइनेंशियल इन नेचर है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट का यही कंक्लूजन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सच ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, यानी कि वैसे ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है जो कि फाइनेंशियल इन नेचर है, जैसे कि सेल्स हो गया, किसी का खरीद बिक्री हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं सैलरी पे किया जा रहा है, तो ये सब चीजों को आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद है मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस। मेजरिंग द ट्रांजेक्शंस कहता है ना कि ट्रांजेक्शंस को मेजर करना, यानी कि मापना। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर कंसिडर्ड एज कॉमन यूनिट, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या करता है कि इस सब जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना उनको एक कॉमन यूनिट से मेजर करता है, जिसको कहते हैं रूपी हो सकता है हमारे इंडिया में, और अदर यूएस जैसे कंट्रीज में डॉलर्स हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग अगर क्या बोलते हैं सेम ही अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें रूपी में भी मेजर कर रहे हैं, डॉलर में भी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग अगर हम यूनिट्स को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक कॉमन यूनिट यूज करना होगा पूरे अकाउंटिंग में, मतलब सभी अकाउंट्स में, ठीक है। तो उसके बाद है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, यानी अब ट्रांजेक्शंस को हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लें कि कौन से वाले को हम रिकॉर्ड करेंगे। मेजरिंग, यानी कि उसको हम लोग पैसे के टर्म्स में माप भी लिए, यानी नाप लिए, ठीक है। और उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, अब ये दोनों चीजें कर ली तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ अकाउंट्स सच एज जर्नल और सब्सिडरी अकाउंट्स, ठीक है। तो ये सब जो हम लोग आइडेंटिफाई करने के बाद उसको मेजर कर लिया, जैसे हम लोग एक आइडेंटिफाई करते हैं सेल्स होना, ठीक है, यानी कि 300 रुपए की मिठाई बेची गई, तो अब हम क्या करेंगे उसको मेजर कर लेंगे कि 300 रुपीज, या फिर यहाँ पे हमको आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि 1 kg हम लोग को पता चलता है कि मिठाई बिक गया, ठीक है। और मेजरिंग में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग उसका एक्चुअल कॉस्ट देखेंगे, देखेंगे कि कितना में वो सेल हुआ, मतलब कितना उसका सेलिंग प्राइस था, तो 300 था, तो हम लोग यहाँ पे मेजर भी कर लिए सेकंड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे उसको हम लोग जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर लेंगे, या फिर सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स क्या होता है ना, इसमें सेल्स बुक्स अलग होता है, ठीक है, और कैश का बुक अलग होता है, तो ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है सब्सिडरी बुक्स का, ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। फिलहाल आप जर्नल पे फोकस करो। जर्नल में क्या करते हैं हम लोग, सारे ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल, यानी पहले कुछ परचेज हुआ, सेल्स हुआ, तो वो सबको एक के बाद एक, यानी पहले हुआ जो उसके बाद हुआ उसके बाद लिखेंगे, तो ऐसे क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते जाते हैं। उसके बाद है क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि जर्नल, जो जर्नल में हम लोग ट्रांजेक्शंस ऐसे ही रिकॉर्ड करते गए कि इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, तो एक एक करके जो हम रिकॉर्ड कर लिए बुक्स, इन सब जो बुक्स में, जर्नल बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया गया, उन सबको एक क्लासिफाई किया जाता है, यानी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्लासिफाई मतलब कि ऐसा समझ लो ना कि इसमें जो जर्नल में ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, कि सेल्स अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हो, और क्या क्या हो सकता है कि कोई एग्जांपल बताएगा और क्या अकाउंट्स होता है। हेलो आदित्य, हेलो, एक सेकंड हमको चेक करना होगा, ऑडियो आ रहा है? अरे भाई तुम लोग रिप्लाई नहीं करते। जी जी आ रहा चलो थैंक यू। और कहाँ पे थे हम, इसको नहीं ओपन करना। हाँ, तो मैं ही बता रहा था ना, क्लासिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, यानी कि जो ट्रांजेक्शंस हो गया, मतलब जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो पहले हम अलग अलग टाइप का रिकॉर्ड कर रहे थे, कि परचेज वाला भी रिकॉर्ड कर रहे थे, सेल्स वाला भी रिकॉर्ड कर रहे थे,
सैलरी पे किए वो भी रिकॉर्ड कर लिए, बिजली बिल पे किए वो भी रिकॉर्ड कर लिए, और अगर हम कुछ और चीज करें यानी किसी को उधारी पे दे रहे तो वो भी रिकॉर्ड कर लिए। तो ऐसा 4-5 टाइप्स का हम लोग का ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। तो इन सब को यहाँ पे हम फोर्थ स्टेप में क्या कहता है, क्लासीफाई कर लो। यानी कि जो सेल्स वाला है उसको एक सेल्स वाले अलग बॉक्स में डाल लो या फिर अलग अकाउंट बना के डाल लो, और जो परचेज का है वो परचेज में डाल लो, जो अगर आप सैलरी वगैरह एक्सपेंस का पे कर रहे हो तो सैलरी वाले अकाउंट अलग बना लो। तो क्लासीफाइंग में यही कहता है कि अलग अलग अकाउंट बना लो, ठीक है। हम फिर से समराइज करते हैं, आइडेंटिफाई मतलब जो बिजनेस से फाइनेंशियल टर्म्स में है उसको, उसके बाद मेजरिंग में उसको किसी एक कॉमन यूनिट जैसे कि रुपी के टर्म्स में इंडिया में करते हैं, मतलब मेजर करते हैं। उसके बाद रिकॉर्डिंग यानी उसको जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग टाइप्स के ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग अकाउंट्स में भेज देंगे, ठीक है। मतलब अलग 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 यहाँ पे लीजर का एक कॉन्सेप्ट था, ये हम शायद बताना भूल गए। आर आर क्लासिफाइड एंड ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर, यानी कि जो जैसे बता रहे थे सेल्स वाला है तो सेल्स वाला में, और परचेज है तो परचेज वाला में, और या फिर कोई अदर ट्रांजेक्शन जैसे सैलरी वाला है तो वो सैलरी वाले में अकाउंट में भेज दिया जाएगा। तो उन सबको क्या बोला जाएगा, लीजर अकाउंट। यानी कि जो सेपरेट अकाउंट्स है सिर्फ एक टाइप के ट्रांजेक्शन्स को ही स्टोर करता है उसको लीजर अकाउंट्स बोलते हैं। लेकिन जर्नल क्या होता है, जर्नल सारे अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को स्टोर कर लेता है। लीजर क्या करेगा, अगर सैलरी का लीजर अकाउंट है तो उसमें सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही होगा, सैलरी पे किया गया या फिर क्या कर सकते हैं सैलरी एडवांस पे हुआ तो वो सब सिर्फ इसमें होगा, ठीक है, सैलरी से रिलेटेड लेजर अकाउंट में। अब चलते हैं समराइजिंग द ट्रांजेक्शंस, यानी कि जो हम यहाँ पे अलग अलग में लिख दिए ना उसको समराइज करना। यानी कि समराइजिंग में क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स presenting the classified data in a manner and in the form of statements which are understandable by the users, ठीक है। तो इसको क्या कहता है ना कि जो हम लोग अलग अलग फॉर्म में लिख दिए, जैसे सेल्स में लिख दिए, परचेज में लिख दिया। अभी के लिए आप इतना समझ लो, दो ही अकाउंट है, एक सेल्स अकाउंट है एक परचेज अकाउंट बनाए थे, ठीक है। क्लासीफाई किया यानी दो ही टाइप में हम लोग ट्रांजेक्शन को डिवाइड कर लिया, ठीक है। उसको समराइज करना ये कहता है ना कि एक जगह पे हम लिख लो कि सेल्स इतने का हुआ, परचेज इतने का हुआ, तो उन सब का जो कंक्लूजन होता है यानी वो पूरा जो अकाउंट होता है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस एक बोलते हैं, ठीक है। तो वो टर्म्स में जब हम देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। यानी उन सब का जो क्या वो टोटल हुआ, यानी कि वो लॉ डेबिट क्रेडिट जो भी होता है वो सब होने के बाद उसको एक एक ही जगह पे यानी एक ही प्लेस पे या फिर एक ही स्टेटमेंट के फॉर्म में जो समराइज करते हैं उसी को बोलते हैं समराइजिंग वाला स्टेप, यानी कि 6 स्टेप। तो इसमें इट इंक्लूड्स, ये कौन कौन क्या क्या इंक्लूड करता है यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में क्या करता है कि हम लोग सबका क्या बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस नोट कर लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ट्रेडिंग जो किए हैं, सेल्स किए हैं या फिर परचेज किए हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी थोड़ा सा ऐसा ही है इसमें, लेकिन हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को पता करने का ट्राई करते हैं। और बैलेंस शीट क्या करता है, फाइनेंशियल पोजीशन बता। तो ये चार चीज क्या करता है, बिजनेस का समरी प्रोवाइड करता है कि जो हम लोग पूरा अकाउंट प्रोसेस किए हैं अकाउंटिंग का, इसका पूरा का आउटपुट, यानी कि पूरा जो कर्म का फल, जो पूरा कर्म किया ना उसका ये फल, ये 4 स्टेप्स है, ठीक है। मतलब ये चार चीज हम लोग को आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। उसके बाद है एनालाइजिंग द एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डेटा, यानी कि जो ये चार जो आ गया डेटा, यानी कि चार जो टाइप्स का ये अकाउंटिंग या फिर अकाउंट्स या फिर स्टेटमेंट्स आया, इन सबको एनालाइज करना। इन सबको एनालाइज कौन करेगा, चार्टेड अकाउंटेंट्स यानी कि सीए। तो और इसको इंटरप्रेट करना है फाइनेंशियल डेटा को बिजनेस के क्या बोलते हैं ग्रोथ के लिए या फिर बिजनेस के बेटरमेंट के लिए। Results of the business and are analyzed and interpreted so that users of financial statements can make a meaningful and sound judgment, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि इसको इस तरह से एनालाइज किया जाए, यानी इन सब से कुछ मीनिंग निकाल कर लिखा जाए। स्टेट ये जो एनालाइजिंग वाला पार्ट होता है ना इसमें एक रिपोर्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट हम लोग क्या करता है, वो रिपोर्ट हम लोग पढ़ के, और जनरली जो क्या बोलते हैं जो जिनको ज्यादा ये सब का अकाउंट्स का नॉलेज नहीं है वो सब भी इसको समझ पाए, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं प्रॉपर सही जजमेंट ले पाए। जैसे वो क्या बोलते हैं शेयर मार्केट के केस में हम लोग देखते थे शेयर होल्डर जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर लेते थे कुछ अपना पैसा, कुछ शेयर्स परचेज कर लेते थे, वो लोग डिसीजंस ले पाए। तो उनका काम कौन कर देता है, एनालाइजिंग वाला, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर अलग अलग जो प्रोफेशनल्स होता है वो सब कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट स्टेप आता है। लास्ट स्टेप क्या है कि कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा और रिपोर्ट्स टू द यूजर, यानी कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल डेटा जो यहाँ पे ये चारों आया इसको भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, और रिपोर्ट्स यानी कि जो एनालाइजिंग वाला पार्ट किए हैं उसके बाद जो रिपोर्ट जनरेट किए हैं उसको भी यूजर्स तक भेज दिया जाता है, यानी यूजर्स को दिखा दिया जाता है कि देखो भैया ऐसा ऐसा बिजनेस कर रहा है।
The communicating the financial data to the users on time is the final step of accounting so that they can make appropriate decisions. तो यही है फाइनल स्टेप, यानी कि यहाँ के बाद अकाउंटिंग का प्रोसेस साइकिल जो भी है वो खत्म हो जाता है कि हम लोग जो समराइज किए, एनालाइज किए, उसके बाद जो रिपोर्ट्स बना वो सब इसके यूजर्स को, तो यूजर्स कौन कौन है ये हम आगे देखेंगे। तो यूजर्स को अगर हम डेटा सब कुछ सही सही दे पा रहे हैं टाइम पे, तो बस यहाँ पे हो गया अकाउंटिंग का प्रोसेस कंप्लीट, ठीक है। तो ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद ये डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। इससे पहले थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, हमको ऐसा लग रहा है कि हम ज्यादा कंटिन्यू बोल रहे हैं, ठीक है। आ गया रिकॉर्डिंग को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, वो लोग इसके बाद का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ों के लिए, बाकी अदर कोर्सेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है।